तो आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए नहीं क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में आएगा, एग्ज़ाम्स में तो आएगा, लेकिन वो आपकी लाइफ की लेटर फेज़ के लिए भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अब आप ये पूछोगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, और अगर ज़रूरी है भी तो इसे सही रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। WHO के अकॉर्डिंग अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो फिजिकल वेलबींग में आएगा, और अगर किसी पर्सन को रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मेंटली स्ट्रेस ले लेता है, तो इसीलिए इसको मेंटल वेलबींग में रखा जाता है। एंड थर्ड इज, अगर किसी को कोई इशू है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, या तो कोई डिजीज़ है उसको, या फिर यदि हम कहें कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी उस पर्सन के ऊपर सोसाइटल प्रेशर होता है, या जाएगा सोशल वेलबींग में। तो इस पूरे को कंबाइन करके ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। हम ये पूरा चैप्टर NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट होगा फैमिली प्लानिंग, सेकंड होगा सेक्स एजुकेशन के बारे में, ठीक है, वो भी इस टॉपिक में ही कवर होता है। थर्ड होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, यानी कि अगर किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकनी है तो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने चाहिए, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसे कैसे टर्मिनेट किया जाए, इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एंड फिफ्थ इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कि जितनी भी डिजीज होती हैं सेक्स रिलेटेड डिजीज होती हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। अब स्टार्टिंग में ही हमने एक क्वेश्चन देखा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों, तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में ही हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ही आ जाती है अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो देखिए, अगर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पहले से ही अगर नॉलेज होती, हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में बात की जाती, तो ये अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है इसको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। इसमें सेकंड आ जाता है फीमेल फिटिसाइड। अब कुछ कंट्रीज़ में, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्या होता है कि डिलीवरी से पहले ही, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी से पहले ही जो बच्चा है, फीटस है, उसका सेक्स पता लगा दिया जाता है, और अगर वो फीमेल होता है, फीमेल चाइल्ड होता है, तो उसको वहीं पे डिलीवरी से पहले ही मार दिया जाता है या टर्मिनेट कर दिया जाता है। एंड थर्ड आ जाता है ओवर पॉपुलेशन। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो बेसिक जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी भी हो जाएगी, यानी कि जो बेसिक जो फूड, शेल्टर या फिर एम्प्लॉयमेंट है वो भी नहीं मिल पाएगी सभी लोगों को बराबर में। तो इसीलिए पॉपुलेशन का कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं वो अवेयरनेस फैलाती रहती है टाइम टाइम पे। पॉपुलेशन को कम करने के लिए मैं कहूँ कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं उसके बारे में नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो अगर हमें पहले से पता होता है इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में तो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा ना बढ़ती। तो हमें इसके बारे में भी बात करनी चाहिए, इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना ज़रूरी होता है। फोर्थ जो ये कवर करता है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी कि जो अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसकी वजह से जितने भी ये डिजीज जो ट्रांसफ़र होती है या तो मेल पार्टनर में या फीमेल पार्टनर में, वो सारी आ जाती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में। तो अगर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ठीक से अगर नॉलेज मिले तो हम इन्हें पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि इन डिजीज़ को पहले से ही हम रोक सकते हैं काफ़ी हद तक। इसमें जो अगला टॉपिक आ जाता है वो होता है पोस्ट नेटल केयर, यानी कि डिलीवरी के बाद या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी और डिलीवरी के बाद मदर और चाइल्ड की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका अच्छे से उनका ध्यान रखा जाए, वरना जो अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा मदर का, तो क्या होगा कि जो
बच्चा होगा उसमें किसी ना किसी तरह की या तो डेफिशिएंसी होगी या कोई भी डिजीज़ हो सकती है और उसके साथ उसको फिर लाइफ टाइम तक रहना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान भी और डिलीवरी के बाद भी मदर का और चाइल्ड का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो टॉपिक भी इसके अंदर कवर होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? या तो प्रेगनेंसी के टाइम या फिर डिलीवरी के टाइम कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जिसकी वजह से मदर की डेथ हो जाती है, तो उसे कह देते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और यही होता है बच्चे के साथ भी। अगर उसको ठीक तरीके से नरिशमेंट नहीं मिल पाता या उसे किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होती है, उसका सही टाइम पे पता नहीं लगाया जाता है, तो कुछ उन कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो चाइल्ड होता है, जो फीटस होता है, उसकी डेथ हो जाती है। उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कवर होती हैं। पहला है अनवांटेड प्रेगनेंसी, इसको रोका जा सकता है। देन फीमेल फिटिसाइड, इसके भी नंबर को कम किया जा सकता है अगर हम इसके बारे में ज़्यादा वोकल हों। देन थर्ड इज़ ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करके और उसके बारे में अवेयरनेस फैला के। एंड देन इज़ एसटीडीज़, जो कि HIV वगैरह होती हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आ गया पोस्ट नेटल केयर, यानी कि डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का ख्याल कैसे रखा जाए उसके बारे में। एंड देन आता है मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको भी हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग क्या होता है, इससे पहले ज़रूरी हमारा ये समझना कि फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। एक तो ये है कि फैमिली प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है वो बनी रहे। एंड सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न आता है वो होता है ओवर पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन को कम करना। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या आ जाता है? टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके साथ साथ हमें उन लोगों की जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो भी पूरी करनी होगी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि फूड, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब उनको बराबर से देना होगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर ही एक और चीज़ आ जाती है कि स्कूल्स में जो सेक्स एजुकेशन है उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल्स में भी बात करनी चाहिए। जिसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें जो भी टीनेज के टाइम पे जो भी अपनी बॉडी में चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात की जाए, या फिर सोसाइटी में जितने भी मिसकंसेप्शन है या फिर कोई भी मिथ है उसको बिलीव करने से डिस्करेज किया जाए सारे बच्चों को। एंड थर्ड जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो है कि अगर किसी का एक बच्चा है तो उसके बाद दूसरा बच्चा होने से पहले एक प्रॉपर गैप होना चाहिए, यानी कि जो मिनिमम एज गैप है वो कम से कम 3 साल का तो होना ही चाहिए। यानी कि दूसरा बच्चा तभी प्लान करें जब आपका पहला बच्चा 3 से 4 साल का हो जाए। अब वो क्यों? वो इसलिए ताकि जो पहला बच्चा है उसको प्रॉपर उसको केयर मिल पाए, उसका वो पूरा का पूरा नरिशमेंट मिल पाए जो उसे ज़रूरत है उस एज पे, एंड उसका डेवलपमेंट ठीक से हो सके। इसलिए प्रॉपर एज गैप होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में। फिर आ जाता है कि जो मेल और फीमेल चाइल्ड है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है लड़का और लड़की सब एक बराबर होता है, तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड देन आ जाता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको बेबी प्लान राइट एज पे करना चाहिए। अब आप कहोगे कि वो राइट एज क्या होगी, हमें कैसे पता? तो जो बेबी प्लानिंग है वो ना तो ज़्यादा जल्दी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा उसको डिले करना चाहिए। यानी कि तब बेबी प्लान करें जब आप या तो मैच्योर इनफ हो, क्योंकि देखिए बच्चा होने के बाद बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं पेरेंट के ऊपर। ठीक है, तो उनको हैंडल करना आना चाहिए। तो इसीलिए बेबी तभी प्लान करें जब आप इतने मैच्योर इनफ हो कि आप उसको ठीक से हैंडल कर पाएँ, उसके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले पाएँ, आप मेंटली और फिजिकली अच्छे से फिट हो। तो ये 25 से जो 35 की जो एज होती है इसमें बेबी प्लान करना सही होता है। ये परफेक्ट एज होती है बेबी प्लान करने के लिए, कंसीव करने के लिए। तो इसमें हमने एक टॉपिक अभी डिस्कस किया कि
फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि जो पॉपुलेशन है, जो सबसे बड़ा रीज़न है कि ओवर पॉपुलेशन का, उसको हम स्टेबलाइज कर सकें। तो आप लोगों ने ये स्लोगन तो सुना ही होगा, हम दो हमारे दो, ठीक है। यानी कि जो स्मॉल फैमिलीज़ हैं उनको ही इनकरेज करना चाहिए, यानी कि छोटा परिवार ही रखना चाहिए। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? जब हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पता हो, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जाए। तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो अभी एक नहीं, आजकल बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो। फर्स्ट आ जाता है नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड। इसमें किसी भी तरह की कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ नहीं की जाती है। सेकंड, इसमें आ जाता है बैरियर मेथड, यानी कि इसमें एक तरह का बैरियर यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। थर्ड आ जाता है आईयूडीज, इंट्रा यूटेरिन कुछ डिवाइसेस होती हैं जो यूटेरस में इंसर्ट की जाती हैं। एंड देन उसके बाद आ जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर इंजेक्शंस, जिसको हमें ओरली लेना पड़ता है या फिर पिल्स के फॉर्म में भी होता है। उसके बाद आता है सर्जिकल मेथड। तो हम ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इन सभी को वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है कि जो ओवम और स्पर्म होता है उसके मीटिंग को रोका जाता है। इसके अंदर भी एक मेथड आ जाता है जिसे कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब नाम से ही पता चल रहा है, पीरियोडिक मतलब पीरियड वाइज, यानी कि ये कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। तो इस पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, यानी कि जब एग रिलीज होता है उस टाइम पे कोइटस नहीं किया जाता या कोइटस अवॉइड किया जाता है, यानी कि जो इंटरकोर्स है वो अवॉइड किया जाता है। तो वो होगा लगभग 10 to 17th डे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है उस टाइम पे कोइटस नहीं किया जाता है, जब ओव्यूलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। यानी कि 10 से 17th डे जो होता है इसके बीच में ओव्यूलेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं। तो इस टाइम पे जो कोइटस होता है, जो इंटरकोर्स होता है वो अवॉइड किया जाता है। तो इसे कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसके बाद सेकंड जो मेथड आता है वो होता है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोइटस इंटरप्टस मतलब उसको कोइटस को इंटरप्ट किया जाता है, यानी कि जब मेल पार्टनर का इजैकुलेशन होने वाला होता है तो वो वजाइना से पीनस को विड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से जो इंसेमिनेशन है वो अवॉइड किया जा सके। यानी कि अगर उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा तो वो जो स्पर्म है वो यूटेरस में रिलीज होगा ही नहीं और ना ही वो फैलोपियन ट्यूब में जाके ओवम के साथ फर्टिलाइज होगा। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको कह देते हैं कोइटस इंटरप्टस। उसके बाद जो तीसरे तरह का नेचुरल मेथड होता है वो होता है लैक्टेशनल अमीनोरिया, यानी कि लैक्टेशनल मतलब लैक्टेशन पीरियड। डिलीवरी के बाद हमें पता है कि लगभग 6 महीने तक लैक्टेशन पीरियड होता है, यानी मदर है वो बेबी को लैक्टेट करवाती है। तो उस टाइम पे जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं होता, यानी कि लगभग 6 महीने तक मैं कहूँ कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो फीमेल में होता ही नहीं, यानी कि एग रिलीज़ नहीं होगा। और अगर एग रिलीज़ ही नहीं हो रहा है तो फिर जो फर्टिलाइजेशन है उसके चांसेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी ना के बराबर होंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा अगर एग नहीं बन रहा है तो। यानी कि अगर एग नहीं बनेगा तो स्पर्म को एग नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसकी वजह से भी जो प्रेगनेंसी है उसको इस टाइम पे भी अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अब ये जितने भी मेथड हैं वो हम कैलकुलेट करके करते हैं, राइट। तो अपनी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, यानी कि इन मेथड के फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से सेफ नहीं है। तो इसके लिए दूसरे तरह का मेथड यूज़ होता है जिसे कहते हैं बैरियर मेथड। सेकेंड टाइप का मेथड होगा बैरियर मेथड। इसमें क्या होता है कि एक तरीके का बैरियर यूज़ किया जाता है, जो स्पर्म और ओवम की मीटिंग है उसको फिजिकली रोका जाएगा बैरियर यूज़ करके। तो इसमें एक तरह का जो बैरियर यूज़ होगा वो होगा कॉन्डम्स, यानी कि कॉन्डम यूज़ किए जाते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। अब ये क्या होते हैं, बहुत ही थिन रबड़ या लेटेक्स के बने हुए होते हैं
जो कि या तो मेल में पीनस को या फिर फीमेल में वेजाइना या फिर सर्विक्स को कवर करते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म और एग है उनकी मीटिंग नहीं हो पाती और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल जो स्पर्म है जब वो रिलीज होंगे यानी कि इजैक्यूलेट होगा तो वो इस कॉन्डम के अंदर ही होगा, ये बैरियर का काम करेगा, तो वो स्पर्म इस जो ये रबड़ की शीट है इसी में रह जाएगा यानी कि कॉन्डम में ही रह जाएगा और ये फैलोपियन ट्यूब तक जा ही नहीं पाएगा। अब कॉन्डम इसीलिए नहीं होता कि ये प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके, बल्कि इसलिए भी होता है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं यानी एसटीडीज होती हैं उनको भी फैलने से रोकता है। यानी कि अगर इनका यूज़ किया जाए तो एसटीडीज हैं वो भी काफ़ी हद तक हम उसको फैलने से रोक सकते हैं या उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है वो होगा इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, यानी कि ये फीमेल्स के लिए होता है, ये फीमेल्स के लिए होता है। इसमें क्या होगा कि एक तरह की डिवाइस है वो या तो किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा ही वेजाइना के थ्रू यूटेरस में रखी जाती है। इस डिवाइस को नाम दिया जाता है कॉपर टी। ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है यही है कॉपर टी। तो इसको क्या किया जाता है, वेजाइना के थ्रू ये यूटेरस में यहाँ पे इंसर्ट कर दी जाती है। अब आप कहोगे कि ये डिवाइस कैसे प्रेगनेंसी होने से या फर्टिलाइजेशन होने से ये डिवाइस कैसे रोकती है या कैसे प्रिवेंट करती है। तो देखिए दो तरह की आईयूडीज होती हैं, एक तो हार्मोनल आईयूडी, ठीक है, और एक होती है कॉपर टी। अब हार्मोनल आईयूडी क्या करती है कि जो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है एक तो इसको बहुत ही थिन कर देती है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो यहीं पे आके इम्बेड होता है, तो अगर वो लाइनिंग पतली होगी उसे वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा, तो ना वो एम्ब्रियो यहाँ पे आके इम्बेड होगा ना ही उसका डेवलपमेंट होगा। तो एक तो ये एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है इसको बहुत ही थिन कर देती है। एंड सेकंड क्या करती है, हार्मोनल आईयूडीज क्या करते हैं कि ये जो सर्विकल म्यूकस होता है, यहाँ पे जो म्यूकस होता है उसके टेक्सचर को या फिर उसके फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर देती हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो स्पर्म आएगा वो एक तो उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी और वो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच ही नहीं पाएगा, यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सेकंड ये जो कॉपर टी होती है ये कैसे वर्क करेगी, तो ये कॉपर टी के थ्रू कुछ कॉपर आयंस यहाँ पे रिलीज होंगे। इसके रिलीज होने की वजह से एक तो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा यानी कि वो यहाँ पे स्विम करके नहीं जा पाएंगे, और दूसरा ये फैगोसाइटोसिस का काम करेगा यानी एक तरह से स्पर्म को मार ही देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आईयूडीज काम करती हैं। तो ये यूटेरस में यहाँ पे इंसर्ट की जाती है और प्रेगनेंसी को डिले किया जाता है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव का बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है और बहुत सारे लोग इसी को अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद जो मेथड आता है वो होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसमें एक तरह की पिल्स ली जाती हैं, इसमें एक तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती हैं, यानी कि डेली बेसिस पे लेनी होते हैं 21 डेज तक। यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो उसके पहले दिन से ही ये पिल है जो फर्स्ट डे पे ही ये पिल ली जाएगी और लगभग 21 दिनों तक ये पिल लगातार लेनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप इन पिल को लेना बंद कर देंगे यानी कि 21 दिन तक लिया उसके बाद आपने नहीं लिया तो उस टाइम पे ही मेंस्ट्रुएशन होगा, यानी कि इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलर रहता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो मेथड है तो उससे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी रेगुलर रहता है। तो इसमें 21 दिन तक लगातार लेनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप बंद करेंगे तो इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दिन का गैप रखा जाएगा, उसके बाद फिर से यही साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा। ये इसी पैटर्न में बार बार फिर ये पिल्स ली जाती हैं। तो ये पिल्स पे क्या करेंगे, इसमें बहुत ही कम अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल होता है। तो इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है एक तो उसको बहुत थिन कर लेता है या फिर उसके जो बनने की प्रोसेस है एंडोमेट्रियल लाइनिंग के जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको बहुत ही स्लो डाउन कर देता है। तो सेकंड क्या होगा, इसकी वजह से ओव्यूलेशन को ये इनहिबिट करेगा। एंड थर्ड, अगर वो एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है यूटेरस में अगर वो ही डिले होगी तो इम्प्लांटेशन है
उसको वो भी इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो ये जो पिल्स हैं, ये जो सर्विकल म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को चेंज कर देती हैं, ऑल्टर कर देती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री है वो इनहिबिट हो जाती है, यानी कि स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब तक जा ही नहीं पाता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इसके बाद में एक और मेथड आता है जो होता है सर्जिकल मेथड, यानी कि इस मेथड को स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं और इसको टर्मिनल मेथड भी नाम दिया जाता है। यानी कि इसमें अगर किसी को ऑलरेडी 1 या 2 बच्चे हैं और उसको और बच्चे नहीं चाहिए, तब वो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। अब बायो में इनको अलग अलग टर्म दे दी जाती है, जैसे कि अगर मेल में ये स्टेरिलाइजेशन मेथड किया जाता है तो उसे कह देते हैं वेसेक्टोमी। एंड वेसेक्टोमी में क्या होगा कि जो स्पर्म का जो एंट्री का जो पाथ होता है, यानी कि स्पर्म टेस्टिस में बना, यहाँ बन के जब वो इधर से निकलता है, इसे कहते हैं वास डेफरेंस। तो इस वास डेफरेंस में एक कट लगा दिया जाता है, एक छोटा सा कट लगा दिया जाएगा और उसको बांध दिया जाएगा, यानी कि टाई अप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो पीनस तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इसी कह देते हैं, इसी मेथड को नाम दे दिया जाता है वेसेक्टोमी। यही मेथड फीमेल में भी यूज होता है, लेकिन उसको अलग से नाम दे दिया जाता है, जिसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। यानी कि फीमेल में क्या होगा कि जो फेलोपियन ट्यूब है इसमें यहाँ पे दोनों साइड में कट लगा दिया जाएगा एंड उसको वही सेम वेसेक्टोमी की तरह इन्हें भी बांध दिया जाएगा, जिसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ओवम और स्पर्म की जो मीटिंग होती है वो नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, तो फिर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये परमानेंट होते हैं, यानी कि स्टेरिलाइजेशन का जो हमने मेथड पढ़ा था ये परमानेंट होता है। तो इसका ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि एक तो ये परमानेंट होता है, यानी कि इसमें प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको लगा कि हमें और बच्चा करना है तो ये जो प्रोसेस है इसको रिवर्ट बैक भी नहीं किया जा सकता। तो ये प्रोसेस तभी अडॉप्ट करें जब लगे कि हमें और बच्चा नहीं करना, यानी कि और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तब ये मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं वो पढ़ लिए। फर्स्ट था नेचुरल मेथड, सेकंड था बैरियर मेथड एंड थर्ड था आईयूडीज यानी कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, फोर्थ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पिल्स इनटेक करना, एंड फिफ्थ जो था वो था स्टेरिलाइजेशन मेथड या फिर सर्जिकल मेथड। अब इसके बाद बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है या फिर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना उसकी फुल टर्म होने से पहले ही। यानी कि हमें पता है कि 9 महीने में जो एम्ब्रियो है वो पूरा डेवलप हो जाता है, उसके बाद डिलीवरी होती है, लेकिन 9 महीने से पहले ही किसी भी रीज़न की वजह से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना उसे कह देते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर MTP। और इसे ही एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन, यानी कि इंटेंशनली किया जाता है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि MTP ही क्यों, मतलब क्यों किया जाएगा MTP उस केस में किया जाता है या तो जब कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फेल हो जाए, यानी कि जो बैरियर मेथड या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फेल हो जाता है, तब MTP की जाती है। सेकंड, किसी भी रीज़न की वजह से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवाना हार्मफुल हो अगर बच्चे के लिए या फिर माँ के लिए, तब भी MTP की जाती है। एंड थर्ड क्या है कि रेप वगैरह की वजह से अगर कोई भी फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं होता, तो उस केस में भी MTP यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे STDs के बारे में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, यानी कि वो डिजीज़ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैलती है, यानी कि एक दूसरे में ट्रांसमिट होती है, उन्हें नाम दे दिया जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब से बहुत तरह की डिजीज़ होती हैं, जैसे गोनोरिया, हेपेटाइटिस B या जेनिटल वॉर्ट, ये बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा यानी कि मोस्ट डिस्कस्ड जो डिजीज़ है वो है HIV एड्स।
तो ये सारे के सारे जो हैं ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही फैलती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो एड्स होता है, HIV एड्स होता है, यह या किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल शेयर करने से, यानी कि इंजेक्शन नीडल शेयर करने से, या किसी तरह का भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट किसी का यूज़ करने से भी ये HIV एड्स फैल सकता है। तो इसीलिए जो STDs हैं उसको टाइम पे ही डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। STDs के कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं, कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ईचिंग होना या फिर किसी भी तरह का फ्लूइड डिस्चार्ज होना, या कुछ स्लाइट पेन या स्वेलिंग देखी जाती है जेनिटल रीजन में। तो अगर ये सारे के सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको अर्ली डिटेक्शन करवाना चाहिए, और फिर उसके बाद पूरा फुल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हम STDs को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अननोन पार्टनर है या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड ये कि हमेशा सेक्स करने से पहले कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए, और अगर किसी भी तरह का डाउट होता है, यानी कि आपको लगता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और पूरा प्रॉपर चेकअप करवाएं और कंप्लीट ट्रीटमेंट आप लें। ठीक है, तो ये हो गई STDs के बारे में बात। अब हम देखने वाले हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि वो कपल जो बच्चा नहीं कर सकते, तो उसे हम कह देते हैं इनफर्टाइल कपल। अब आप इस तरह से समझिए, अगर जैसे कोई लैंड है, ठीक है, जिसमें किसी भी तरह की जो क्रॉप है वो नहीं हो सकती, तो उसे हम कह देते हैं इनफर्टाइल लैंड। ह्यूमंस में भी क्या होता है कि किसी ना किसी रीज़न की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से क्या होगा कि जो कपल है वो बच्चा नहीं कर पाता। हो सकता है कि फीमेल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर मेल में कुछ प्रॉब्लम हो। तो इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, जिसे कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर IVF। आई होप आप सभी ने इसका नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। IVF का मतलब होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि वो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर की तरफ हो रहा हो, यानी कि लैब्स में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, और उस फर्टिलाइजेशन के दौरान वो सारी की सारी कंडीशंस अवेलेबल करवाई जाती हैं जो कि बॉडी के अंदर उन्हें मिलती है। तो फीमेल से एग ले लिया जाता है और मेल से स्पर्म ले लिया जाता है, तो इनका फ्यूज़न जो है वो लैब में करवाया जाता है। इनका फ्यूज़न लैब में करवाया जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज होती है, या फिर जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, तो ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद उसको जो है फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट है उसका फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, तो इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सेकंड जो असिस्टेड मेथड है वो है इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में तो क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर होता है, यानी कि लैब्स में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। लेकिन इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि गैमेट का फ्यूज़न है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा। अब आप ये कहेंगे कि अगर फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूज़न हो सकता है तो इस मेथड की ज़रूरत क्या है? तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक तो ये हो सकता है कि वो एग प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि एग तो बन रहा है, लेकिन जो स्पर्म काउंट है मेल का वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तब क्या होगा कि जो स्पर्म है वो इंसर्ट किया जाएगा फीमेल की बॉडी में, इंसर्ट किया जाएगा, और वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो नॉर्मल हो जाएगा। वो जो गैमेट का फ्यूज़न है वो इंड्यूस किया जाता है फीमेल की बॉडी में ही, और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगा। अब थर्ड टाइप का जो प्रोसीजर है उसे कहते हैं गिफ्ट, यानी कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि जो गैमेट है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
जैसे अभी आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, स्पर्म और एग दोनों के दोनों फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जहाँ पे आगे चल के उनका फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगा। अभी किस केस में किया जाता है? ये तब होगा जब जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए यानी कि फीटस के डेवलपमेंट के लिए वो इन्वायरमेंट तो दे सकती है, लेकिन वो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उस केस में ये प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। डोनर से एग लिया जाएगा और वो इसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे या फिर स्पर्म भी यहीं पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होके आगे सारे के सारे जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मली होगा। इसके बाद एक और मेथड होता है जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि एज द नेम इंडिकेट्स कि एग के साइटोप्लाज्म में ही स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये एग है, तो एग के अंदर ही यहाँ पे स्पर्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद जो लास्ट मेथड आता है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। तो ये कब यूज़ किया जाता है? ये तब यूज़ होता है जब मेल का जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो और इंसेमिनेशन ना हो पाए, यानी कि इजैकुलेशन तो होगा लेकिन या तो उसमें स्पर्म काउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, या फिर स्पर्म जो है वो मोटाइल नहीं होंगे, या फिर गुड क्वालिटी के नहीं होते हैं, तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। स्पर्म है स्विम करके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, एग के साथ वो फर्टिलाइज कर लेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को अभी भी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।